हेलो हाय नमस्कार, मैं आर के चौरसिया आप सबों को इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। मेरा ये एपिसोड चालू करने का एक छोटा सा मकसद है कि जो भी छात्र हमसे पूर्व में जुड़े थे या अभी जुड़े हैं उनको मोटिवेट करना और मोटिवेट करके उनको अपने मंजिल तक पहुंचाना, उनको अपने सपने पूरे कराना। मैं आप सबों को बता दूं कि शिक्षक और सड़क में क्या फ़र्क है। शिक्षक और सड़क में जो समानता है मैं उनको चंद लाइनों में बताने का प्रयास करूंगा। सड़क भी व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है और शिक्षक भी व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन सड़क जो है व्यक्ति को मंजिल तक वहीं तक पहुंचाता है जहां तक सड़क खुद है, और शिक्षक व्यक्ति को वहां तक पहुंचा देता है, छात्र को वहां तक पहुंचा देता है जहां तक वो खुद नहीं पहुंच पाता है। तो मैं कहूँगा कि आपके जो शिक्षक हैं भले ही आप उनसे ऊंचे हो जाएं, लेकिन हमेशा अपने शिक्षक का आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आप 5 सितंबर को ही शिक्षक को सम्मानित करें और उसके बाद आप नहीं करें। तो अभी सभी छात्रों से निवेदन है कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या पूर्व में पढ़े हैं, चाहे भी पढ़े हैं, कहीं भी पढ़े हैं, सभी अपने गुरु का आदर करें, क्योंकि गुरुओं का जो दर्जा दिया गया है वो हमारे ग्रंथों में भी गॉड से भी ऊपर दिया गया है। कबीरदास ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संस्कृत का श्लोक आपने देखा होगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो हमारे ग्रंथों में गुरु के बारे में कहा गया है। मैं आपको एक बात और कहूँगा कि सभी के चरण पूजे नहीं जाते हैं, चरण उसी के पूजे जाते हैं जो पूजने योग्य हैं, और आप समझदार हैं, आप भली भांति समझते हैं। तो मेरे साथ हमारे आज के एपिसोड में हमारे साथ संजीव कुमार हैं। तो सबसे पहले देर न करते हुए संजीव कुमार का ही परिचय जान लेते हैं। तो चलिए हम संजीव कुमार से मिलते हैं। Thanks sir for giving me an excellent opportunity to say something about me. I am Sanjeev Kumar. I am from Baroga Jadu. I am pursuing graduation from JP University, and nowadays I am killing doubts of NCERT books. My strengths are I am self-confident, multitasker and positive thinker. My target is to be a BPSC officer, and my hobbies are reading books, speaking English and listening music. That's all about me. जैसा कि संजीव कुमार ने अपने इंट्रो में बताया कि इनका जो लक्ष्य है बीपीएससी ऑफिसर बनना, और ये बीपीएससी एस्पायरेंट हैं और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अपने करियर को बीपीएससी के अलावा और भी क्षेत्र में लेकर के जा सकते थे, इन्होंने बीपीएससी ही क्यों चुना? तो डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। सर, मेरा शुरू से यही लक्ष्य रहा है कि समाज में जो चल रही कुरीतियों को दूर करना है, और एज ए मोरल रेस्पेक्ट मुझे लगता है कि आई कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ रॉन्ग डीड्स एज ए डीएसपी। जैसा कि संजीव कुमार ने बताया कि ये बीपीएससी के थ्रू डीएसपी बनना चाहते हैं और समाज में चल रही कुरीतियों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैं संजीव कुमार से अब मैं पूछूंगा कि बीपीएससी की तैयारी के लिए ये किस तरीक़ा से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने कौन सा स्ट्रेटजी बनाया है, और बीपीएससी के सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम टाइप के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए संजीव कुमार से इन सारे सवालों का जवाब पूछते हैं। जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है, अभी मैं एनसीईआरटी के डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ। अब जो नवंबर तक क्लियर हो जाएगा, इसके बाद मैं आगे की तैयारी के लिए पटना जाऊँगा। अभी मैं जेपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, जिसका सेशन 20-23 है, लेकिन लगभग 24 तक कंप्लीट होगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। अगर किसी कारणवश नहीं भी होता है तो सेकेंड अटैम्प्ट में बाकी नहीं रहेगा, यह आपसे वादा है सर। संजीव कुमार ने बताया कि ये अभी 6 to 12 एनसीईआरटी का तैयारी कर रहे हैं, और मेरे को लगता है कि जो भी बीपीएससी और यूपीएससी के एस्पायरेंट है उनको सबसे पहले इस फील्ड में आने से पहले क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी को कवर कर लेना चाहिए, एनसीईआरटी को भली भांति पढ़ लेना चाहिए। जैसा कि संजीव कुमार ने बताया कि इनका जो एक्सपेक्टेशन है कि ये कब तक कंप्लीट करना चाहते हैं, ये जैसा कि बताया कि ये जेपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इनका सेशन जो है 2020-23 है। तो मैं इनसे पूछूंगा कि जब आपका लक्ष्य इतना बड़ा था तो आपने जेपी यूनिवर्सिटी ही क्यों चुना? इसके अलावा आप दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मेरे कहने के पीछे तात्पर्य यही है कि जेपी यूनिवर्सिटी को मैं देख रहा हूँ कि कई सेशन से ये पीछे चल रहा है।
तो आपने इसमें क्यों एडमिशन लिया? यदि आपने ले लिया है तो आप क्या ये जो जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी हैं और बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे क्या निवेदन करना चाहते हैं? आपके तरह करोड़ों बच्चे, लाखों बच्चे जो है इस यूनिवर्सिटी के वजह से अपने असली जो मुकाम है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, शिखर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी हैं और साथ ही साथ जो बिहार के शिक्षा मंत्री? सर, जेपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके थोड़ा सा गलती तो किया ही है, लेकिन मैं बिहार के शिक्षा मंत्री और जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति से अनुरोध करूंगा कि जो सेशन लेट चल रहा है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि लाखों बच्चे का जो भविष्य खराब हो रहा है उसका भविष्य उज्जवल हो। चलिए, अभी संजीव कुमार ने बिहार के शिक्षा मंत्री और हमारे जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति वीसी से निवेदन किए हैं कि जो सेशन लेट चल रहा है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। जैसा कि संजीव कुमार ने बताया कि ये बीपीएससी एस्पायरेंट हैं, तो बीपीएससी के बारे में मैं इनसे जानकारी लेता हूं कि ये किस तरीक़ा का एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम टाइप क्या है और उसके लिए ये किस तरीक़ा का स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, कैसे ये क्वालिफाई करने वाले हैं। चलिए, इनसे हम इन सभी सवालों का जवाब मांगते हैं। सर, मैं आपको बता दूं, बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आपको किसी फैकल्टी से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो जो बीपीएससी के एग्जामिनेशन है वो 3 स्टेज में ली जाती है। पहला स्टेज होता है प्री का, जो 150 मार्क्स के लिए आता है, यह केवल क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। और दूसरा जो स्टेज है वो मेंस का होता है। इसमें 3 पेपर 300 मार्क्स से आते हैं, जो 2 पेपर सभी लोगों के लिए बराबर होते हैं। और जो तीसरा पेपर होता है वो ऑप्शनल के नाम से जाना जाता है, इसको आप अपने अनुसार रख सकते हैं। और लास्ट जो स्टेज होता है वो इंटरव्यू का होता है। यह 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और लास्ट में 1020 नंबर पर आपका मेरिट बनता है। चलिए, जैसा कि संजीव कुमार ने बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में बताया, संजीव कुमार ने बताया कि बीपीएससी जो है 3 स्टेज में अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करती है। पहला स्टेप जो है प्री है। प्री जो है 150 नंबर का होता है। ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको केवल इसमें क्वालिफाई करना होता है। दूसरा जो है मेंस है। मेंस जो है 300 नंबर के 3 पेपर होते हैं, यानी कि टोटल 900 नंबर का आपका परीक्षा होता है। उसमें 2 पेपर सभी के लिए सेम होते हैं, 1 पेपर ऑप्शनल होता है जो विद्यार्थी अपने स्वेच्छा के अनुसार चुनते हैं। और इन्होंने बताया कि तीसरा जो स्टेज है इंटरव्यू का, इंटरव्यू 120 नंबर का होता है, यानी कि टोटल मार्क्स जो हो गया 900 नंबर और साथ ही साथ ये 120, यानी कि 1020 नंबर, यानी 1020 पर आपका मेरिट बनता है। ठीक, चलिए, संजीव कुमार जो है 2020 में +2 एग्ज़ाम दिया था और अपने बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर लाए थे और एक अच्छे विद्यार्थी की भूमिका निभाए थे। मैं चाहूँगा कि आप जो बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे उनमें कुछ ना कुछ अनुभव हुआ था, उस अनुभव को हमारे जो बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और साथ ही साथ 2024 के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, +2 की जो तैयारी करने वाले हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप उनको चंद लाइनों में बताने का प्रयास करिए। वैसे विद्यार्थी जो 2023 में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको बता दूं कि आपके पास केवल 3 महीने शेष है, क्योंकि जो जनवरी का महीना होता है वो रिवीजन और प्रैक्टिस सेट लगाने का महीना होता है। तो आपके पास अभी केवल 3 महीने बचे हैं और 3 महीना बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही बहुत कम है एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। तो अभी से आपको रूटीनबद्ध और परीक्षा के सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करना होगा, सभी सब्जेक्ट को इक्वल लेते हुए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के ही होते हैं। तो आप अभी से रूटीनबद्ध और परीक्षा के सिलेबस के अनुसार तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको कम से कम सभी सब्जेक्ट को 1-1 घंटा टाइम देना होगा। अब बात आती है रिवीजन और प्रैक्टिस सेट लगाने का। तो रिवीजन और प्रैक्टिस सेट लगाने से बहुत फ़ायदे हैं। रिवीजन अगर करते हैं तो आप भूलेंगे नहीं, है प्रैक्टिस सेट से टाइम मैनेजमेंट हो जाता है और परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट ही बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपको सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करना है जो आसानी से आ जाते हैं और वैसे प्रश्न को छोड़ देना है जो आपसे नहीं बनते, क्योंकि आपको परीक्षा में ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। चलिए, संजीव कुमार ने 2023 में +2 के एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया है कि अभी से इन्होंने बताया कि 3 महीना आपके पास शेष है। मतलब कि इन्होंने बाकी के जो 2 महीने हैं, जनवरी और फरवरी, उसमें इन्होंने रिवीजन करने का सलाह दिया है। उसमें आप रिवीजन करिए और इन्होंने पढ़ाई के लिए रूटीन को बहुत इम्पोर्टेंट इसमें दिया है। मैं भी आपको बता दूं कि अगर आपको सफल होना है तो वेरी इम्पोर्टेंट है 4D। पहले तो आपको खुद डिज़ायर होना चाहिए। संजीव कुमार या मैं कितना हूँ आपको मोटिवेट कर दूँ, आपके पास स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं है तो आप मेहनत नहीं कर सकते। दूसरा, डायरेक्शन होना चाहिए, एक सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करना है। डायरेक्शन तो मैं दे सकता हूँ और भी बहुत सारा टीचर जो है आपको डायरेक्ट करते हैं।
दूसरा है डिसिप्लिन। आपको एक डिसिप्लिन अनुशासन में रह करके काम करना चाहिए। कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन जो है साधना और तपस्या का जीवन है। तो आप विद्यार्थी जीवन में है बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप सांसारिक भटकाव में न आकर के कोई गलत कदम मत उठा लो। समय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपना समय जो है 24 घंटा का जो समय है वो कहाँ कहाँ व्यतीत करते हैं आपको समझना है, क्योंकि गॉड सभी के जीवन के अकाउंट में 24 घंटा क्रेडिट करता है। आप उस 24 घंटा का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और चौथा है डेडिकेशन। आप किसी भी काम को करते हैं डेडिकेट होकर के करिएगा तो सफलता निश्चित है कि आपको मिलेगी। तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए अब मैं संजीव कुमार से मैं पूछूंगा कि ये शिक्षा को किस नज़रिए से देख रहे हैं और हमारे गांव देहात के बच्चे जो है 11th की तैयारी नहीं करते। वेरी वेरी मैंने बैड है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं उन लोगों का एक मेंटलिटी है फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर और सेकंड ईयर बेस्ट ईयर। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर कर दीजिए और सेकंड ईयर वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये जो बच्चे आगे कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में 11th को नष्ट जो कर रहे हैं, 11th को नहीं पढ़ रहे हैं, 11th को रेस्ट ईयर बना रहे हैं, उनके लिए क्या इनका मैसेज है और शिक्षा के संबंध में ये क्या कहना चाहते हैं, चलिए इनसे बात करें। वैसे विद्यार्थी जो 11th को महत्व नहीं देते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा उसमें 11 और 12 दोनों मिलाकर प्रश्न आते हैं। अतः आपको 11 और 12 दोनों को कॉम्बिनेशन करके ही आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो सकते हैं। सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम को शुरू किया है। इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा और वो पढ़ाई के प्रति जागरूक होंगे। शुरू से ही सर से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। जब मैंने सर से मिला था तो इन्होंने पढ़ाई के प्रति काफ़ी मोटिवेट किया। अभी भी सर का 2 बात मुझे याद है। पहला बात ये कि आपको जीवन जीने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतना ही एजुकेशन की ज़रूरत, और दूसरा बात यह है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के बिना आपका जीवन अधूरा है, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने ही पिया उसने दहाड़ा है। तो चलिए आज के जो एपिसोड है इसको ख़त्म करते हैं। मैं संजीव कुमार को कहूँगा कि आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो सभी विद्यार्थी इस बात को ध्यान रखें और उनको अपने मातृभूमि अपने जगह का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और मैं उनसे एक और बात कहूँगा कि आजकल के जो युवा साथी हैं वो बड़ी भटकाव में हैं। तो मैं एक शायरी से अंत करूँगा, उनको समझाने का प्रयास करूँगा। मत कर तमन्ना तो किसी को पाने की, बना खुद को इतना काबिल कि लोग तमन्ना करे तुम्हें पाने की। अगर मरने के बाद भी जीना है, अगर मरने के बाद भी जीना है तो मरने से पहले कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आपका आज का एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो इसको प्रमोट करिए और आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। आप ज़रूर मुझे सुझाव दीजिए कि जो मैंने कार्य शुरू किया है कहाँ तक ये सही है, और इसमें अगर आप चाहते हैं कुछ और भी चेंज लाया जाए तो आप सादर आमंत्रित हैं। आपके लिए कमेंट खुला हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।